नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जैसे ही ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया निलंबित है और पठानकोट जांच के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी एनआईए की टीम, क्योंकि आदान प्रदान की बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ सहयोग की बात हुई, देश में सियासी पारा चढ़ गया। विदेश नीति पर सवाल उठने लगे। बवाल बढ़ने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के झूठ पर कहा कि आदान प्रदान की बात की गई थी। उधर बातचीत के मुद्दे पर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी बासित से उलट कहा है कि बातचीत की प्रक्रिया टाली नहीं गई है। मतलब साफ है कि विदेश नीति को लेकर दोनों देशों में जबरदस्त कंफ्यूजन है। मोदी सरकार के लिए मुश्किल यह है कि पाकिस्तान को लेकर कौन सी नीति अपनाएं। इसीलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है। क्या धोखेबाज पाकिस्तान से बातचीत बेईमानी है? शरीफ से शराफत की उम्मीद कर क्या गच्चा खा गए प्रधानमंत्री मोदी? और किसके इशारे पर बोले बासित, नवाज शरीफ या रहील शरीफ? इनके मैं जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। As far as JIT is concerned, you must have seen press statement issued by the Ministry of Foreign Affairs Islamabad yesterday. So honestly speaking, I have nothing to add to that statement. So that is self-explanatory. So I'm sorry, I can't really add anything to that statement. पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के इस बयान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला। धोखेबाजी उसकी फितरत बन चुकी है और वो सुधरने वाला नहीं है। पहले पाकिस्तान JIT इस्लामाबाद जाकर सबूतों के मामले पर पलट गया और अब अब्दुल बासित ने ये कहकर मामले को गरमा दिया कि NIA की टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। पठानकोट पर आदान प्रदान की नहीं, सहयोग की बात हुई थी। This whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident. अब्दुल बासित के बयान पर हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मच गई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने हकीकत बयान कर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारत आई थी, इसमें तय हुआ था कि दोनों देशों की जांच टीमें कानूनी प्रावधानों के तहत एक दूसरे देश जाएंगी। उधर अब्दुल बासित के बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा, मैंने भारतीय विदेश सचिव के बयान के बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें भी यही संकेत हैं कि बातचीत में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल खुद राजनयिक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इसके अलावा RSS के विचारक राकेश सिन्हा, स्कंदयाल साहब जाने माने राजनयिक हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जबकि जनरल GD बख्शी, और आप समझ गए वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना में रह चुके हैं उच्च पद पर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, लगातार आप सरकार की पुरजोर वकालत करते हैं, सरकार की नीतियों में आप सुर में सुर मिलाते हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या गच्चा खा गई है सरकार? हमने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा एतबार कर लिया क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को समझने में हमने भारी भूल करी है। अभी हाल में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, कि साहब फेर बदल हो गया है वहां के रवैये में और अब बड़ा बदलाव आएगा उनकी नीतियों में। वो उन्होंने हमको खबर दे दी है कि 10 आतंकवादी आपके इलाके में घुस गए हैं, पहली बार माना है कि वो वहां पे पाकिस्तान की सॉइल से ये हुआ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो उसके बाद हुआ है उससे बहुत ही खटास सामने आई है। पाकिस्तान वही का वही है, पाकिस्तान के खेल में हम फंस गए है, ये नहीं बदलेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राकेश सिन्हा साहब, जनरल बख्शी कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर बात नहीं। जब यूपीए सरकार बात करती थी तो आरोप लगाती थी बीजेपी कि देखिए बिरयानी खिला रहे हैं जी, अफजल गुरु को जी कह रहे हैं, उसामा को जी कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब तो यहाँ पर चाय पर चर्चा हो जाती है।
काबुल से इस्लामाबाद सीधे पहुंच जाते हैं, बिना किसी से बातचीत किए प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करके भी आ जाते हैं। जेआईटी को बुला लिया जाता है, एनआईए का हमें पता नहीं वहां जाने दिया जाएगा या नहीं, बातचीत होगी या नहीं, हमें रेसिप्रोसिटी और कोऑपरेशन का फर्क समझाया जाने लगा है। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं राकेश सिन्हा जी से पूछ रहा हूं जी। देखिए संदीप जी, विदेश नीति के क्षेत्र में बातचीत ना हो इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। कोल्ड वॉर के एज में भी अमेरिका और कोल्ड वॉर के एज में भी अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत कभी बंद कुछ नहीं शर्तों पर होती थी ना बातचीत होना कोई खराब बात नहीं है। नहीं, मसौदा होता है ना बातचीत का। के साथ अभी क्या व्यवहार हो, ये हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है। हाँ। और पाकिस्तान का जो व्यवहार है उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान को सीधा नहीं, देखिए बातचीत का, देखिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखना एक अपनी जगह पर होता है, लेकिन आज पाकिस्तान ने जो अपना रवैया बदला है उस पर पाकिस्तान के प्रति भारत सरकार का कड़ा रुख होने की अपेक्षा रखी जाती है। एक बात में बख्शी साहब की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुआ। देखिए, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, 2013 का जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात मैं कह रहा हूं, 2013 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ, उसके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, उस मैनिफेस्टो में एंटी इंडिया कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। आप कहां पुरानी बातों में चले गए? पिछले 10 दिनों की बातें करते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूशनल जो आर्मी है उसके बीच टकराव का अभी एक बड़ा कारण क्या है कि नवंबर में आर्मी चीफ का में बदलाव आने वाला है। उस बदलाव के कारण आज नहीं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए विदेश नीति को आप देखेंगे तो आपको उसके कई पहलुओं को देखना पड़ेगा। ये विदेश नीति ऐसा नहीं है कि गए। मैं राकेश सिन्हा बिल्कुल सीधी भाषा में कहूं, आतंकवाद से लड़ना और पाकिस्तान से लड़ना दो बातें हैं। तो पाकिस्तान को क्या हम समझते नहीं है? लड़ने के लिए वहां के भीतरी हालात क्या है, क्या हमें उनका अंदाजा नहीं, इल्म नहीं? खो दिया। अब भारत जी, क्या हमें इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? हम कौन से शरीफ से बात कर रहे हैं? हमें नवाज शरीफ से बात करनी थी कि साथ में रहील शरीफ से भी बात करनी चाहिए? पाकिस्तान को हम 14 अगस्त 1947 के दिन से समझ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान को हम 14 अगस्त 1947 से समझ रहे हैं। पाकिस्तान का दो इलाज है। देखिए, पाकिस्तान का दो इलाज है। सीमा पर भारत ने पाकिस्तान का जो इलाज किया है वो दिखाई पड़ रहा है। सीमा पर पाकिस्तान की हरकत पर रोकथाम आई है। सीमा पर पाकिस्तान को पता चला कि बीएसएफ उसी मुंहतोड़ तरह से जवाब दे रहा है जिस तरह से पाकिस्तान को कभी अपेक्षा नहीं थी। दूसरी बात, विदेश नीति के क्षेत्र में पाकिस्तान ने जो धोखा किया है, मैं इसको धोखा मानता हूं। ये बड़े शब्द हो जाते हैं, हम भी आसानी के लिए इन शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं। काम है राकेश सिन्हा, करना। दयाल साहब, देखिए ये धोखेबाज वगैरह, मेरा तो अपनी राय है, धोखेबाज पाकिस्तान वगैरह कहना, दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी। ये क्या हमें पता नहीं कि पाकिस्तान की फितरत क्या है? क्या हम पाकिस्तान के खेल में नहीं फंस गए? मामले में भारत, देखिए, पाकिस्तान के खेल में ये तो सबको पता है कि सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में बहुत बड़ी खाई है और हमारे प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ। पर देखिए, जो बासित साहब ने कहा कि रेसिप्रोसिटी की बात नहीं है, जो पूरी डिप्लोमेसी है, पूरे बायलैटरल रिलेशंस है, वो हमेशा रेसिप्रोसिटी पर ही बेस्ड होते हैं। हाँ। तो उनका कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है। और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये आईएसआई के कहने पर किया है, पर इसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और आप राज नहीं कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए। ऑर्डर वर्बेल की बात भी आ रही है कि भाई ये जो सहमति बनी थी ये वर्बली बनी थी क्या, कि भाई हमारी एनआईए भी जाएगी? हम क्या इस बात में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश नहीं कर सकते हैं कि देखिए, पहले तो आप कहते हैं जेआईए आने दो, जेआईटी आने दो, तो आपकी एनआईए भी आ जाएगी। अब उस बात पे तो पलट गए वो। ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी और हुई है एनएसएस के बीच में। अब ये पब्लिक डोमेन में तो है नहीं एग्जैक्टली क्या हुई, पर मैं नहीं समझता कि हमारे एनएसए इतने बच्चे हैं कि उन्होंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं की है। और अगर वो एनआईए को नहीं बुलाते तो ठेंगा दिखा दिया ना, अब तो बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ फेस होगा। आईएसआई जो पालता पोसता है आतंकवाद को, उसके एक अधिकारी को भी जेआईटी का सदस्य बनाकर अगवानी करते हैं, उसको खैर मकदम करते हैं। हमें उसको वीजा नहीं देना चाहिए था, दिया हमने, बहुत गलती की। पर अगर वो हमारी टीम को नहीं आने देते तो इससे हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का और एनएसए का पर्सनली बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ फेस होगा। तो मैं समझता हूं कुछ ना कुछ ये डैमेज कंट्रोल करेगी हमारी गवर्नमेंट। तो वहां से किसी तरह हमारी एनआईए की टीम को किसी तरह शायद वो बुला लेंगे, मसूद अजहर वगैरह से नहीं मिलने देंगे।
पर यहां पर तो यह कहा जा रहा है, और आप भी राजनयिक रहे अमीम अफजल साहब, कि बातचीत अधर में लटक गई है। अब्दुल बासित तो साफ कह रहे हैं टॉक्स आर सस्पेंडेड, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स। तो अब बातचीत होगी क्या और क्या होनी चाहिए? कांग्रेस का रुख क्या है? देखिए, पहली बात तो ये, मैं पाकिस्तान के इस रवैये को बिल्कुल गलत समझता हूं। पाकिस्तान ने जो किया है वो शायद संपर्क कट गया है। संजय सिंह, आप इस बात का जवाब दें तो। देखिए, पहली बात तो यह है संदीप जी की, पिछली बार भी मैं कह रहा था कि विदेश नीति कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। हमारी सरकार की अगर विदेश नीति कंफ्यूज्ड रहेगी, कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी से हम चलेंगे तो देश को क्या हासिल होगा? इसी तरह की शर्मिंदगी हासिल होगी, इसी तरह का अपमान हासिल होगा। पिछले 2 सालों के अंदर आप देख लीजिए, सीमा पार से उल्लंघन की सबसे ज्यादा घटनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान हुआ। इसके आंकड़े मौजूद हैं। दीनानगर में हमला होता है, उसके बाद हमारी सरकार स्टैंड लेती है, हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। फिर हम अचानक बैंकॉक में चले जाते हैं बातचीत करने। फिर हमारे मोदी जी बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ को मिलने चले जाते हैं, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दे आते हैं। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? क्या बातचीत अब रोक देनी चाहिए? अगर पाकिस्तान कहता है टॉक्स आर सस्पेंडेड, क्या हम उन्हें सीधे मुंह ना कह दें, हम भी नहीं बात करेंगे, हम ही नहीं करते? आप कौन होते हैं तय करने वाले? अब सब कुछ पाकिस्तान तय करेगा क्या कि बातचीत होनी है कि नहीं, JIT आएगी कि नहीं? सारा गेम पाकिस्तान हैंडल करेगा क्या? सर, ये तो आप अपमानित होके कहने जा रहे हैं। आपको कहने का चांस कहां बचा? आपकी तो मजबूरी है। अब उन्होंने कह दिया कि पीस टॉक सस्पेंडेड है, उन्होंने अपनी टीम यहां भेज दी, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कह दिया नहीं, उसमें पेंच है ना, उसमें पेंच है। विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके प्रवक्ता जकारिया साहब ने कह दिया कि नहीं अभी तो ट्रैक पर है बातचीत। तो लगता है 2 खेमे हैं पाकिस्तान में, तो और लगता क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए था। हम सिर्फ एक खेमे पर एतबार किए बैठे रहे। संदीप जी 2 मिनट मुझे जरा बोल लेने दें। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का इतिहास क्या है विदेश नीति के मामले में। आपको मारकर और मनाकर दोनों तरीके से अपने देश का पक्ष मजबूती से रखना होता है। कभी मारना पड़ता है, कभी मनाना पड़ता है। संजय सिंह जी से मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये कौन सी विदेश नीति की बात कर रहे हैं? आपको मालूम है संजय सिंह जी, पाकिस्तान में क्या सुर्खियां बन रही हैं? अरे आप चुप रहेंगे तब मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, फिर आप पूछ लीजिएगा, मैं आपके भी बात का जवाब दे दूंगा। भाषा पे तो कम से कम भाजपाइयों को तो बोलने का अधिकार नहीं है, तो मैं आपकी बात उस पर क्लियर कर दूंगा। पहले जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पर बात कीजिए। अरे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। अरे आपके प्रधानमंत्री से आपके किसी भी देश में विपक्ष ने अपने प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का इस्तेमाल शत्रु देश के एजेंसी का एजेंट मोदी जी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई देश नहीं करता है क्या? आलोचना मोदी जी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई करता है क्या? सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट को आपने पाकिस्तान का एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। अरे आप कौन से अराजक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप एक विदेश नीति, अरे आप भाषा प्रयोग कीजिए। डोमेस्टिक एके एंटनी को पाकिस्तान का एजेंट कह दिया, केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कह दिया, केजरीवाल को आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप देश की जनता को बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की पाकिस्तान का एजेंट एके एंटनी को क्यों कहा था? मनमोहन सिंह जी को जब देहाती दुल्हन कहा गया, देश के क्या व्यवहार किया? देश के रक्षा, मनमोहन सिंह जी इंदिरा गांधी को एम्बैरेसिंग की स्थिति में लाया। आप आलोचना करने से कौन रोकता है? सरकार की विफलता हो सकती है, सफलता हो सकती है। आप बोल रहे हैं पाकिस्तान का एजेंट बोला था मोदी ने, CIA का और ISI मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान का एजेंट बोला था केजरीवाल और एके एंटनी को। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आपने ठेका ले लिया देश भर में, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ने पाकिस्तान का एजेंट कहा था कि नहीं केजरीवाल को? मोदी जी ने एके एंटनी को पाकिस्तान का एजेंट कहा था कि नहीं? कौन सा सोर्स बता रहे हैं? मोदी जी ने नक्सलवादी कहा था कि नहीं? मैं कोई ठेका नहीं ले रहा हूँ, मैं तो साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उनके बिहार से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भारत के नागरिक के रूप में जानना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं भारत के नागरिक के रूप में आज न्यूज़ 24 के चैनल पर जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने भारत का प्रधानमंत्री ISI का एजेंट है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नैतिकता है।
जवाब दे विदेश दूं? नीति का एबीसी सीख लीजिए। मैं जवाब दे दूं? अपने देश की प्रधानमंत्री पर आपको कुछ अपमानजनक मालूम है? टिप्पणी आप कर सकते हैं, मानसिक रूप लेकिन से ऐसे दिवालिया है आप देश लोग। बर्दाश्त नहीं करेगा। आप माफी मांगे इसके लिए, मानसिक रूप से आपको माफी दिवालिया मांगना है आप चाहिए। लोग। मैं मीम अफजल साहब मैं आपसे माफी मीम मांगता हूं। अफजल साहब से मेरा संपर्क टूट गया था। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि इस मौजूदा हालात में क्या बातचीत करनी चाहिए, कांग्रेस का रुख क्या है? अब यहां पर एक सस्पेंस आ गया है। मीम अफजल साहब सिर्फ स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी, मुझे ये बात की शर्म आ रही है कि इतना सीरियस वाकया हो गया, पाकिस्तान ने भरे मैदान में इस तरह से बात की जैसे गलती हमने की है। और यकीनन मैं, आप चूंकि इंटरनल डिबेट में बैठा हूं, मैं कह सकता हूं कि हाँ गलती की। तो बजाय इसके कि जिन लोगों को जवाब देना चाहिए, वो अभी संजय सिंह से सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने क्या बोल दिया। अरे भाई, इससे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या आपको समझाया नहीं गया था? आपको याद होगा जिस वक्त ये एनआईए टीम आई थी, पता नहीं मैं आपके चैनल पर था या किस चैनल पर था, सबसे पहले मैंने ये बात कही थी कि आपने इसके अंदर आईएसआई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको अलाउ करने के लिए आपने बहुत बड़ी गलती की। आपने बुलाया, कोई बात नहीं, जेआईटी बनाई, बहुत बड़ी, लेकिन आपने उनको वीजा दिया। एक डिप्लोमेट यहाँ बैठे हुए हैं जो हमसे ज्यादा सीनियर हैं, जानते हैं, खुद उन्होंने कहा कि वीजा नहीं देना चाहिए था। आपने तो आगे चल करके, आगे के लिए, जिसको हम हमेशा कहते थे कि भारत में हर तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके लिए आईएसआई जिम्मेदार है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने, अब उसी के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए आपने उसी को कह दिया। आपने जिसके खिलाफ इंक्वायरी थी उसी को बुला करके कह दिया कि आप अपनी इंक्वायरी खुद कर लो। हाँ। आप उनसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। हम तो जानते थे कि पाकिस्तान की ये टीम जाने के बाद क्या कहेगी। मैं तो कम से कम जानता था, मुझे तो ये अंदाजा था कि ये लोग क्या करेंगे। तो बातचीत करनी चाहिए अभी कि नहीं करनी चाहिए? मेरा दूसरा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। जीडी बख्शी साहब, आ रहा हूं आपके पास। आप इख्तियार में हैं, इख्तियार में जो लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए। कांग्रेस का रुख क्या है? क्या बातचीत जारी रखें? आप तमाम वाकयात के बावजूद क्या बातचीत जारी समझ में रखें? नहीं आता कि आप लोग क्या चाहते हो। चित भी आपकी, पट भी आपकी। नहीं, मीम अफजल आप साहब, जब चाहे बातचीत कांग्रेस का रुख क्या है? अभी बातचीत अब भी जारी रखें या बातचीत के दरवाजे बंद? उनकी शादी में शरीक हो जाए। नहीं, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए क्या फिलहाल के लिए? सरकार का प्रवक्ता ना हूं, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं तो साधारण सी बात कह रहा हूं। सरकार बताए आप क्या इसका समर्थन करते हैं कि किसी संबित पात्रा को हमारी चर्चा में शामिल होना था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दर्शकों को मैं बता दूं, एक मिनट मीम अफजल साहब, एक मिनट मीम अफजल साहब, दर्शकों को मैं बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, एक मिनट, संजय सिंह सुन लीजिए, 10 सरकार सुन तो लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुन लीजिए संजय सिंह, गलत बात, संजय सिंह सुन लीजिए, मुझे माइक डाउन कराना पड़ेगा आपका, वरना सुन लीजिए, जरूरी बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को चर्चा में शामिल होना था, वो अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं, बाकायदा वायदा करके भी। तो इसीलिए बीजेपी के ऑफिशियल स्टैंड हम सामने नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन जीडी बख्शी साहब, संजय, ये बहुत जरूरी था बताना, इसलिए आपको बीच में मैंने रोका। जीडी बख्शी साहब, मुझे ये बताइए, अब किस पर भरोसा करें? एक मिनट रुक जाइए ना, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मतलब दूसरों मिनट रुक जाइए ना, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मतलब दूसरों से बात ना करूं। देखिए साहब, और भी नहीं, आप है कर इस लीजिए, डिबेट में। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब तो देने दीजिए। मैं जीडी बख्शी के बाद आपके पास आता हूं। जीडी बख्शी साहब, अब किससे बात करें? हम अब्दुल बासित की बात पर भरोसा करें कि टॉक सस्पेंड हो गई, हम नफीस जकारिया की बात या एजाज अहमद की बात, उनके विदेश सचिव की बात को माने कि नहीं अभी बातचीत का सिलसिला अभी कायम है? माने तो किसकी माने? देखिए साहब, ऐसा है, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन का आधारशिला होती है आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस। पिछले 8 साल से हम पाकिस्तान के साथ झक मार रहे हैं 26/11 के सरगनाओं की सजा को लेकर। अभी तक पाकिस्तान ने हमारे जो किलो पे किलो के हिसाब से डोजियर भेजे गए हैं, उन्हें हमारा मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, ये कहकर कि साहब ये तो महज फिक्शन है, ये कहानियां हैं। तो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आया कि किस बुनियाद पर हमने पाकिस्तान पे नए सिरे से नया विश्वास की किरण जगाई है।
शायद मुझे लगा कि हमारी सरकार के पास कुछ ठोस, कुछ इंटेलिजेंस हो, कुछ वहां का इंटेलिजेंस इनपुट हो जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। हमें बताया गया कि वहां पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, वहां बहुत भारी बदलाव हो गया है, लेकिन जो हम सार्वजनिक क्षेत्र में देख रहे हैं वो तो हम वही के वही हैं। हम कोई स्नेक्स एंड लैडर जैसे कोई 50 कदम पीछे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हम खेल में फंस गए। संजय, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। देखिए, काफी देर बाद जुड़े हैं। संबित पात्रा से ये सवाल पूछने बहुत जरूरी है, देश जानना चाहता है, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सत्ताधारी बीजेपी के। तो सीधा सवाल करूंगा संबित पात्रा से, आपको पूरा वक्त दूंगा संजय सिंह, एक ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया और अंतोगत्वा हम गच्चा खा गए। हमारे साथ एक और खास मेहमान, सबसे महत्वपूर्ण मेहमान बल्कि इस डिबेट के, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अब जुड़ गए हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। संबित, मुझे एक चीज बताइए, दर्शकों को बताइए, अब पाकिस्तान से बातचीत होगी? जारी है बातचीत? होगी? संदीप जी, पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक के कारण से लेट हो गया। आपका जो प्रश्न है कि क्या हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे कि नहीं, देखिए, पार्टी का स्पोक्स पर्सन और गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ये अलग होते हैं दो। कल जब इस विषय पे कंट्रोवर्सी आरंभ हुई, अब्दुल बसीत के स्टेटमेंट के पश्चात विकास स्वरूप जो कि स्पोक्स पर्सन एमईए के हैं, उन्होंने खुद कहा कि बसीत जी के कहने के बाद शाम को ही पाकिस्तान के एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब तक मोडालिटीज, किन बिंदुओं पे बातचीत होनी है, वो अभी तक बातचीत चल रही है। जब ये मोडालिटीज तय हो जाएंगे तब एक डेट फाइनलाइज होगा कब पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत। एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? मैंने आपको शुरू में ही कहा, एनआईए की टीम जब जाएगी तो स्वाभाविक रूप से एमईए के और एनआईए के स्पोक्स पर्सन इस पे बोलेंगे और तब मैं आपके सामने बोलूंगा। हमें तो 26 को बताया गया, 26 मार्च की तारीख बताई गई, मैं डेट नहीं दे सकता। 26 मार्च की तारीख बताई गई कि सहमति के तहत ही जेआईटी को भारत बुलाया गया था। सहमति में एक ये महत्वपूर्ण क्लॉज था कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी वहां जाएगी तहकीकात करने, इसीलिए ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे। आप 2-4 बार घिरे कि आईएसआई का एक सदस्य, एक अधिकारी जेआईटी का सदस्य बनकर आता है, वो ऐसा आईएसआई जो आतंकवाद को पालता पोसता है, देश में मासूमों का कत्ल करवाता है, उसके अधिकारी को हम रेड कार्पेट देते दिखाई दिए। तो एनआईए कब जाएगी? ये सवाल का जवाब तो देना होगा ना। मैं दे रहा हूं ना, आप वक्त तो दीजिए। नंबर 1, आपने कहा आपको बताया गया कि 26 मार्च को एनआईए जाएगी। नहीं, नहीं, 26 मार्च को यह बताया गया कि एनआईए के बारे में सहमति हो गई थी। मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट मत कीजिए जी। बिल्कुल यही बताया गया कि एनआईए के बारे में सहमति हो गई और इसी सहमति के आधार पर जेआईटी पाकिस्तान में आई कि रेसिप्रोसिटी के आधार पर एनआईए जाएगी। तो ये एक लीगल डिक्टेट है, ये एक लीगल एक्सपर्ट है। तो साधारण तरीके से लीगल एक्सपर्ट तो कब जाएगी एनआईए की टीम, बताइए तो। करिए, एनआईए जरूर जाएगी। इसमें किसी तो जरूर, ये एनआईए की टीम जिस दिन जाएगी एनआईए डिक्लेयर करेगी, वो मैं थोड़ी आपके चैनल पर डिक्लेयर कर दूंगा। अब्दुल बासित तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, सारी दुनिया में डिक्लेयर कर रहे हैं अब्दुल बासित। रेसिप्रोसिटी पर नहीं, कोऑपरेशन की बात थी। है तो देखिए, जहां तक सुन लीजिए, जहां तक अब्दुल बासित जी का सवाल है, अब्दुल बासित ने जो कहा उसके चंद घंटों के अंदर खुद पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ने उसे नेगेट कर दिया। यही तो खेल है संबित पात्रा, आप इसी खेल में तो नहीं फंस गए, आप इसी खेल में तो नहीं फंस गए कि बात कर रहे हो नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की शराफत पर एतबार कर रहे हैं। एक और शरीफ है पाकिस्तान में, उनका नाम रहील शरीफ है, पत्ते वो खेल रहे हैं। ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं समझ रहा हूं, आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए बिना इंटरफेरेंस के, क्योंकि मैं बहुत देर बाद जुड़ा हूं। आपने खुद कहा कि उत्तर चाहिए जनता को, देश को, तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही पुरजोर तरीके से देश को एक बात समझाना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, उनके मन में अगर संशय है कि हम पाकिस्तान को लेकर कोई फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, तो ये संशय तुरंत अपने दिल से निकालिए और उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। मैं आपको आज यहां चैलेंज करके बोलता हूं कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो
पाकिस्तान को लेकर किसी प्रकार से लैक्सिटी नहीं बरतने आप में यूपीए में फर्क क्या है, मुझे ये बहुत बताइए। सीनियर हैं, आप में यूपीए में फर्क क्या है? संबित पात्रा, आप यूपीए जब बात करती थी आप कहते थे कि बिरयानी खिला रहे हैं, जी लगा रहे हैं। आप भी तो चाय पर चर्चा करने जाते हैं ना, चाय पर चर्चा की, जेआईटी को बुला लिया, आईएसआई के अधिकारी को बुला लिया, मिला क्या नतीजा क्या? सफर मैं सबका जवाब दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। पहले आप जानना चाहते हैं कि यूपीए हमारे में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क गिनाता हूं। यूपीए कह रही ना आजकल की, ये देखिए इनको कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को लेकर। मैं बताता हूं समझ नहीं होने का क्या डेफिनेशन होता है। समझ नहीं होने का डेफिनेशन होता है कि आप सरमल शेख में जाए और बतौर प्रधानमंत्री ये कह दे कि हां बालूचिस्तान में खलबली मचाने में हमारी हाथ है, वो होता है नासमझ। समझ नहीं होने का दूसरा डेफिनेशन मैं बताता हूं। बतौर रक्षा मंत्री एके एंटनी साहब कहीं और नहीं, खुद फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहते हैं नो, ये जो लोग आके सर काट रहे थे ना हमारे जवान के, ये कपड़े तो पहने हुए थे पाकिस्तान आर्मी के, मगर ये पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर थे, कपड़े वो फैंसी ड्रेस की तरह पहन लिए थे। ये हमारे सुरक्षा बलों के सर काटते हैं, उनका आप रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। मोदी जी की सरकार सोच ही नहीं सकती है। संबित पात्रा वही पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वही पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। नहीं, उन्होंने पूछा हमारे सरकार और आपके सरकार में डिफरेंस क्या है। मैं डिफरेंस बताया, दो डिफरेंस बताया करते रहो। नहीं, मेरे को पूछा गया साहब मेरे से पूछा गया डिफरेंस क्या है। मैंने आपको डिफरेंस गिनाया, मैं तो टेक्निकल डिफरेंस गिना रहा हूं। जो सवाल पूछिएगा उसका जवाब दूंगा साहब, कहीं भागूंगा नहीं। बुराइयां और दूसरी बात, आपने आईएसआई के बारे में पूछा, मैं जवाब देता हूं। संदीप जी, मैं आपने आईएसआई क्यों यहाँ आई उसका जवाब पूछा, मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए ना, बताइए क्यों आई है आईएसआई में आया हूं। बताइए क्यों आई आईएसआई? पाकिस्तान के एम्बेसडर के बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। शांत हो जाए, हमारे बड़े भाई शांत हो जाए। आईएसआई क्यों आई? आईएसआई क्यों आई बताइए। प्रभु शांत हो जाइए, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए और मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा जब 2008 में आईएसआई हुआ था, 26/11 हुआ था, उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी पाकिस्तान में कि सूजा पाशा जो कि आईएसआई के चीफ है वो खुद भी आके यहाँ जांच कर सकते हैं। फिर वहीं आ गए रिक्वायरमेंट, आप फिर वहीं आ गए। हमने नहीं बुलाया। अरे भाई तो आज आपने कर लूं साहब कंप्लीट कर लूं। बहस क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कंप्लीट कर लूं। मैं बता रहा हूं हमने क्यों बुलाया, वो क्यों आए, मैं बता रहा हूं। आप शांति से सुन लीजिए। मेरे से आने से पहले आप 20 मिनट बोल रहे थे, अभी मैं उत्तर दे रहा हूं सब चीज की। जेआईटी हिंदुस्तान में आया एक लीगल रिक्वायरमेंट के तहत। क्या उद्देश्य हमारा है संदीप जी? हमारा उद्देश्य है जिन लोगों ने पठानकोट किया सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से, उनको दंडित किया जाए। सीधी उंगली से कैसे होगा? सीधी उंगली से ऐसे होगा कि जो इंटरनेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के, क्राइम साइट पे आप आने दीजिए, एक्सेस लिमिटेड रखिए, उसके बाद भी नहीं माने तो टेढ़ी उंगली से जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको दंडित करिए। तो अभी सीधी उंगली का काम चल रहा है। सीधी उंगली से नहीं मानेंगे तो उंगली टेढ़ी में एक मिनट, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आपको भरोसा हो पा रहा है अभी उंगली सीधी थी अब टेढ़ी भी की जाएगी? जीडी बख्शी साहब, सीधी उंगली है। जीडी बख्शी साहब बताइए। देखिए ऐसा है, ये हमारी उंगली है, ये मनमोहन जी की उंगली नहीं है, ये मोदी जी की उंगली है। अरे भैया आपकी उंगली तो लाहौर तक पहुंच गई थी मैं शादी अटेंड करने के लिए, और जब आप देख लीजिए क्या है, उसके फौरन बाद जो है पठानकोट हुआ है। ये आपकी सीधी उंगली है, वो आपके टेढ़ी उंगली दिखा रहे हैं बराबर। आप कुछ नहीं कर पा रहे। माफ कीजिए, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग केस है 26/11 का। अगर हम वाकई ही पाकिस्तान का गुडविल टेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंटेंशंस टेस्ट करना चाहते थे, तो हमको 26/11 के बारे में पहले सेटिस्फैक्शन मांगनी चाहिए थी, जहां पे हमने किलो के हिसाब से जो है एविडेंस पहले ही भेजा हुआ है। एक नए सिरे से चालू जो केस, जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन एनआईए की अभी जारी है, उसको लेके पाकिस्तान को अभी बुला देना, उसको टच स्टोन बना देना कि साहब ये पाकिस्तान के गुड फेथ का टेस्ट है, पाकिस्तान को एक एस्केप क्लॉज देने की बात है। मैं समझता हूं कि जब हम
एक प्रिंसिपल और सैद्धांतिक स्टैंड लेते हैं कि पाकिस्तान से बम बंदूक के धमाकों के बीच बातचीत नहीं होगी, तो हमें उस पर स्टिक करना चाहिए एज अ मेजर पावर, एज अ रीजनल। हमें अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। संजय सिंह मुझे ये बताइए, अभी उंगली सीधी रखी हुई है, उंगली टेढ़ी भी की जाएगी, ये डिफेंस दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संदीप जी, दरअसल बहस को टोका टोकी के बीच में असली मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप डिबेट को पूरी तरीके से चला रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि एक दूसरे को टोका टोकी ना करें। आज पूरे देश का सर शर्म से झुका है जो बयान बासित का आया और जो आईएसआई की जांच के बाद जाके पाकिस्तान का स्टैंड पाकिस्तान में बदला, जो अखबारों में आया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारा अनुभव क्या है संदीप जी, ये महत्वपूर्ण बात है। अटल जी ने नवाज शरीफ को, इसी नवाज शरीफ को गले लगाया था, लाहौर बस लेके गए, नवाज शरीफ को गले लगाया था, लाहौर बस लेके गए थे। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, संसद का हमला हुआ, 26/11 हुआ, दीनानगर हुआ, पठानकोट हुआ, कश्मीर में सीमा का उल्लंघन करके हमारे जवानों को मारा गया, जवानों के सर काटे गए। तब भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आदरणीय मोदी जी ये कहते थे, एक के बदले सर काट के 10 सर काट के लाएंगे। लव लेटर लिखना बंद करो, जिस भाषा में बात होनी चाहिए उसी भाषा में बात करो। आपने क्या किया? आप तो बगैर बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ को जन्मदिन की मुबारकबाद देके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हम बार बार कहते रहे, आईएसआई ही देश में आतंकवाद फैला रहा है, हम कातिलों से कत्ल की जांच करा रहे हैं। हम कह रहे हैं आईएसआई वालों आओ, आतंकवाद फैलाने वाले आओ और पठानकोट में न्याय दो हमें। अरे कत्ल हमारा हुआ है, जांच करने के लिए एनआईए को जाना था पाकिस्तान, लेकिन उल्टे हमने आईएसआई को बुला लिया और अब हमारी टीम एनआईए वहां नहीं जा सकती। इस पे बासित का बयान आ गया। तो किस तरह की हम कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी में चल रहे हैं। कभी हम कहते हैं हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर हम बैंकॉक में बातचीत करने चले जाते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देने चले जाते हैं। कभी हम इतने सख्त हो जाते हैं कि कहते हैं खेल नहीं होने देंगे, गुलाम अली को नहीं गाने देंगे। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी, मैं आता हूं समझ में आ रहा हूं। राकेश शर्मा भी बैठे हैं। दूसरी बात संदीप जी, भाषा का सवाल उठा, उसका जवाब देना मुझे बहुत आवश्यक है। सरकार पे डायरेक्ट हमला हुआ है, भाषा का सवाल जो उठाया गया, दीजिए मुझे संदीप जी, मैं देता हूं, समझ में आऊंगा आपके पास। अब आपको डिबेट चलाना है, मुझे जवाब बताइए। आप चलिए, किसी पार्टी को दे रहे हैं। भाषा पे सवाल पूछा गया मुझसे। आदरणीय मोदी जी बहुत ही सभ्य हैं, सुशील हैं, बहुत ही विनम्र हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री की आदरणीय विनम्र जी की मोदी जी की इतनी सौम्य भाषा है। उन्होंने कब किस नेता को क्लीनर कहा था मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कब किस नेता को दाई नहीं रखेंगे कहा था मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहा था। देश के रक्षा मंत्री एके एंटनी को पाकिस्तान का एजेंट बातें हो गई। मुझे राकेश उन्होंने कहा था आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा आधा वक्त बीजेपी को दीजिए जितना आपने आम आदमी मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, समय पे आएंगे तो पूरा वक्त मिलेगा। भाषा इस बात को मत बताइए। भाषा पे भाजपाई बोलते हैं, भाषा पे भाजपाई बोलते हैं। संजय, मैंने आपको वक्त दिया। संबित पात्रा आपका काउंटर दे रहा है, आपका काउंटर। इसलिए संबित, इसलिए भाषा इनसे नहीं सीखनी। देख हो गया। आप संजय जी, आपने कहा था बीच में नहीं बोलना है। मैं भी बोलता हूं, आप बीच में मत बोलिए। नंबर 1, इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। मैं बताता हूं देश का सर शर्म से कब झुका है। देश का सर शर्म से तब झुका जब एक मंत्री आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आईएसआई के एजेंट। ये सारी डिस्कशन हो चुकी है आपके आने से पहले। उसमें कोई गुरेज, ये मैं दोबारा मैं एक टेप की तरह दोबारा से ये सारी बातें नहीं चलाने को तैयार। मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, कंप्लीट नहीं, संदीप जी, ये बातें हो चुकी हैं, ये आरोप लग चुके हैं। अगर आप डिबेट में लेट आएंगे तो मैं दोबारा से सारी बातें नहीं करूंगा। राकेश सिन्हा को स्क्रीन पर लाइए। 1 मिनट, संजय सिंह और संबित पात्रा को हटाइए, राकेश सिन्हा को स्क्रीन पर लेकर आइए। राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है अभी भी, एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? कब जाएगी? ये सवाल जायज है क्या? क्या देशवासियों को पता नहीं होना चाहिए? जीआईटी को रेड कार्पेट देते हैं तो हमारी एनआईए कब जाएगी पाकिस्तान? देखिए,
देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए एक बात मैं बता दूं, 7 अप्रैल अंतिम दिन नहीं है भारत पाकिस्तान संबंध में। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, मिलेगा। एनआईए की टीम जाए या ना जाए, अगर पाकिस्तान एनआईए की टीम के एनआईए की टीम कब जाए, क्या ये जवाब नहीं मिलना चाहिए? अभी तक तो हम कूटनीति करते थे, कूटनीति के साथ साथ हमें 1971 भी पाकिस्तान को याद दिलाने आता है। ये पोस्चरिंग की बात है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का सवाल खड़ा हो रहा है और आज पाकिस्तान इस बात को, एनआईए की टीम, देखिए ये तो सरकार के प्रवक्ता बताएंगे क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या स्थिति है, लेकिन भारत सरकार और जो इस विचारधारा के हम साफ तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब समय आने पर दे दिया जाएगा। दयाल साहब, क्या ये जवाब हमें नहीं मिलना चाहिए देशवासियों को? देखिए, जेआईटी आई है तो एनआईए कब जाएगी? एनआईए ये अधर में तो नहीं लटक सकता सवाल। एनआईए को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, पर मेरा दूसरा कहना है कि अगर एनआईए जाएंगे भी तब भी उससे कुछ नहीं निकलने वाला है। जैसा जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा कि 8 साल से पाकिस्तान हमारे पूरे दोनों पार्टीज को और पूरे देशवासियों को घुमा रहा है सर्कल्स में। 26/11 पे कोई एक्शन वहां नहीं हुआ, तो अब हम पठानकोट का शुरू करेंगे तो वो 18 साल तक हमको घुमाएगा। ये हमारी जो दोनों पार्टीज को समझना चाहिए, यूपीए को भी और एनडीए को भी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने वॉइस सैंपल्स में बार बार कहता हूं उन्होंने नहीं दिए हैं, जो कि जो 26/11 हो रहा था, पूरा कम्युनिकेशन 3 दिन का उनका जो हुआ वो किस किस के साथ हुआ वो हमें आइडेंटिफाइड है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी कोर्ट्स, आईएसआई सब लोग मिलके उन्होंने ऐसा जाल रचा है कि वो हमें वॉइस सैंपल्स नहीं देते। तो सबसे पहले हमारे जो इस समय जो रूल कर रहे हैं वो उनसे कहें कि आप वो सैंपल्स दीजिए, हमें आपकी नियत पे शक है। नहीं तो पठानकोट को 18 साल घुमाते रहेंगे। एनआईए की टीम अगर जाएगी भी उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और हमें अपने हित साधने हैं, पाकिस्तान अपने हित साधेगा। लेकिन यहां पर फिलहाल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने अपने हित ज्यादा साध लिए हैं और कहीं ना कहीं हम उनके खेल में फंस गए। सरकार को अब क्लैरिटी देनी होगी। एनआईए की टीम कब जाएगी, बातचीत जारी है या नहीं, वो हमारी शर्तों पर हो रही है या नहीं हो रही, ये बात पर भी थोड़ी साफ गोई की जरूरत है। जनरल बख्शी, राकेश सना, दयाल साहब और संजय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बीच में उठकर चले गए, पहले आधे घंटा लेट आते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से चर्चा चलाना चाहते हैं। वो बानगी आपने खुद देखी है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।